तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिप्रा त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज आपके लिए इस कार्यक्रम में। मेंथा के उन्नत प्रभेद एवं नर्सरी तैयार करने की वैज्ञानिक विधि। गोबर गैस संयंत्र पर संपूर्ण जानकारी। हमारे प्रदेश के अनेक किसान मेंथा की खेती करने लगे हैं और जिन किसान भाइयों के खेत इस समय खाली हैं तथा वह सीधे मेंथा की खेती सकर्स को सीधे खेत में लगाकर करना चाहते हैं, उस हेतु उनको कुछ आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे कि उन्नत किस्म के सकर्स का चुनाव, भूमि तैयारी एवं उर्वरक प्रबंधन इत्यादि। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी मेंथा की सीधे सकर्स के द्वारा बुआई करना चाहते हैं तो इस हेतु आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। जो इसका समय है सबसे उपयुक्त समय है। पानी चलाने के बाद पानी हमारा जो पूरा भर जाता है, भरने के बाद उसको छोड़ देते हैं कि थोड़े देर तक वो समझ जाए। पानी का चलन बंद हो जाता है, पानी स्थिर हो जाता है, तो हम इस जड़ को इसके ऊपर छिड़काव करते हैं। और छिड़काव करने के बाद वर्मी कंपोस्ट या जैविक हो या पुराना सड़ा हुआ खादर होता है या मेंथा का अविष्ट जो पड़ा हुआ होता है उसके इसके ऊपर से हम लोग छिड़काव करके बीज को ढक देते हैं। बैठने के 1 सप्ताह के बाद इसका हल्का स्प्रिंकलर से सिंचाई देते हैं और उसके 15 दिन के बाद फिर उसको पुनः सिंचाई देते हैं ताकि इसमें पानी लगे नहीं, इसलिए कि पानी लगने से भी ये सड़ जाता है। इसीलिए जब भी सिंचाई करें उसको गेहूं की जिस तरह सिंचाई करते हैं उसी तरीके से इसका सिंचाई करना चाहिए। इसका प्रायः 3 से 4 सिंचाई में हमारा 1.5 से 2 माह में इतना बड़ा बड़ा जब पौधा हो जाता है तब ये हमारे नर्सरी लगाने लायक हो जाता है। जो फरवरी मार्च के समय में ये जमीन खाली हो जाता है कृषि करने जो, उसको हम मेढ़ विधि से इसको लगाते हैं। मेढ़ विधि में होता है कि हमारा लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट होती है। फरवरी माह में इसको लगाएंगे तो इसमें 1 हेक्टेयर में हमारा 1.5 लाख पौधा लगेगा और वहीं मार्च में हम लगाएंगे तो हमारा 1 लाख पौधा में हो जाएगा और वहीं अप्रैल में लगाएंगे तो हमारा 2 लाख पौधा लगेगा। इसलिए जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा पौधा का संख्या बढ़ते जाएगा। जैसे हम अभी जो लगाएंगे फरवरी में वो 25 सेंटी पे लगेगा और नाली के दोनों बगल लगेगा और वहीं हम मार्च में लगाते हैं तो नाली में वो 30 सेंटीमीटर पे लगेगा और वो एक बीच में ही लगेगा और वहीं हम अप्रैल में लगाते हैं तो हमारा ये दूरी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर जो कि नाली के दोनों साइड में लगाया जाएगा। इसीलिए एक पौधा अगर मर भी जाता है तो एक का रहने का संभावना रहता है। किसान भाइयों, औषधीय फसलों में मेंथा एक प्रमुख स्थान रखता है, जिसकी खेती हेतु समस्त कृषिगत कार्य अपने प्रदेश में जनवरी के 2वें पखवाड़े से शुरू होकर अप्रैल के 1म पखवाड़े तक चलते हैं, जिसमें जनवरी के 2वें पखवाड़े से नर्सरी में सकर्स की बुआई,
या फिर सकर्स की सीधी बुआई तथा अप्रैल के प्रथम पखवाड़े तक तैयार नर्सरी पौध की रोपाई का कार्य किया जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे इसकी नर्सरी की तैयारी पर, जिसके लिए सकर्स द्वारा पौधशाला में बुआई का कार्य इस समय अर्थात जनवरी के द्वितीय पखवाड़े से मार्च के प्रथम सप्ताह तक किया जाता है। यदि आपके खेत इस समय खाली नहीं हैं और जो आगामी माह फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह तक खाली होने की स्थिति में हैं, उन खेतों में मेंथा की रोपाई हेतु इस समय आप पौधशाला तैयार कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात आती है उन्नतशील किस्मों की। मेंथा की उन्नतशील किस्मों के अंतर्गत शिवालिक, कालका, हिमालय, कोसी, कौशल, सक्षम इत्यादि प्रजातियां हैं जिनका कि किसान भाई चयन कर सकते हैं। यदि किसान भाई मेंथा की खेती पहले से करते आ रहे हैं तो अगस्त माह में पूर्ण परिपक्व पौधों द्वारा बोई गई पौधशाला से इस समय सकर्स प्राप्त कर सकते हैं। किस्मों के चयन के बाद अब जो महत्वपूर्ण क्रिया आती है वह है नर्सरी बेड की तैयारी। इसके लिए आपको ऐसी भूमि का चयन करना होता है जिसमें कि कार्बनिक पदार्थों की अधिकता हो। भूमि चयन के बाद कल्टीवेटर से 3 से 4 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं तथा अपनी सुविधा अनुसार क्यारियां तैयार कर लेते हैं। प्रति क्यारी 20 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद डालकर फावड़े से अच्छी प्रकार मिला लेते हैं। तत्पश्चात इन क्यारियों में सिंचाई कर देते हैं। किसान भाइयों, अब आपकी क्यारियां तैयार हो गयीं और इन तैयार क्यारियों में सकर्स की बुआई कैसे करें। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रति एकड़ रोपाई हेतु नर्सरी में बुआई के लिए 30 से 35 किलोग्राम सकर्स की आवश्यकता पड़ती है और इन सकर्स को 3 से 4 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लें। इसके पश्चात जड़ों का शोधन अति आवश्यक है, जिसके लिए कार्बेंडाजिम नामक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना लेते हैं और इन टुकड़ों को 15 से 20 मिनट तक इस घोल में डुबोने के बाद सिंचाई की गई क्यारी में टुकड़ों को इस प्रकार से छिटकते हैं कि एक स्थान पर एक से अधिक सकर्स इकट्ठा न गिरे। उसके बाद झाड़ू से थपथपा देते हैं ताकि टुकड़े मिट्टी से अच्छी तरह चिपक जाएं। टुकड़ों को छिटकने के पश्चात गोबर की सड़ी कार्बनिक खाद या वर्मी कंपोस्ट की एक परत बिछा देते हैं। उसके पश्चात पुआल या अन्य घास फूस से क्यारी को ढक दें। इस प्रकार तापमान अनुकूल मिलने पर 7 से 10 दिनों में जमाव हो जाता है। जमाव के पश्चात पुआल को हटा दें तथा कम नमी की दशा में हल्की सिंचाई करें और आगे आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। पौधों में जब 4 से 5 पत्तियां निकल जाएं, तब उनकी उचित बढ़वार के लिए 2% यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आपके द्वारा डाली गई यह नर्सरी पौध लगभग 30 से लेकर 45 दिन में रोपण योग्य तैयार हो जाती है। इसके उपरांत आप अच्छी तरह तैयार किए गए खेतों में इन पौधों को उखाड़कर इनकी रोपाई कर सकते हैं। पशुओं का गोबर फसलों उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जैविक खाद है, लेकिन हम डेयरी फार्म की तरफ नजर डालें तो वहां रोज पशुओं के गोबर को पानी से घोलकर नाले में बहा दिया जाता है। कुछ किसान गोबर को जमा भी करते हैं तो उसे धूप एवं बारिश में छोड़ देते हैं, जिससे उसमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों का ह्रास हो जाता है। लेकिन आप इस तरह होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप गोबर गैस का उत्पादन कर लाभान्वित हो सकते हैं। गोबर गैस संयंत्र से रसोई गैस तो प्राप्त होती है, साथ ही अपशिष्ट पदार्थों को खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो गोबर गैस स्थापना व अनुदान आदि पर जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र कोठारी। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बायोगैस है क्या। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को, जिसमें मुख्य रूप से हम गोबर लेते हैं, हवा की अनुपस्थिति में सड़ाने से जो गैस बनती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। ये ज्वलनशील गैस होती है। इसमें लगभग 60% मीथेन होती है, जबकि लगभग 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन जलने में सहायक होती है। बायोगैस के जहाँ तक फायदे की बात करें, हम इसको खाना बनाने के उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद बायोगैस का उपयोग हम रोशनी करने के लिए, पेट्रोमैक्स लैंप जलाने के लिए कर सकते हैं। बायोगैस संयंत्र से हम
इंजन पे चला सकते हैं, जिससे बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे हम पानी खींच सकते हैं। एक बार बिजली पैदा होने के बाद कई उपयोग इसके हम कर सकते हैं। एक घन मीटर के लिए हमें 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी की आवश्यकता होती है। 25 किलो गोबर को 25 किलो पानी के साथ मिलाकर संयंत्र में डाला जाता है। जहां संयंत्र में डाइजेस्टर होता है, उसकी क्षमता हमें प्रतिदिन डालने वाली की मात्रा का 40 गुना कुआनुमा आकार का होता है डाइजेस्टर। जो ये डाइजेस्टर बना हुआ है, ये ऊपर ड्रम है जिसमें गैस इकट्ठी होती है। ड्रम के नीचे एक कुआनुमा आकार का बना हुआ है जो लगभग 7-8 फीट गहरा है और 4 से 5 फीट इसका डायमीटर है। ये जब गोबर हम इस इनलेट के माध्यम से प्रतिदिन हम 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी का मिश्रण 1 क्यूबिक मीटर क्षमता का तो है। सामान्यतः एक परिवार के लिए हम 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस संयंत्र लगाते हैं, जिससे 5 से 7 लोगों का खाना हम आसानी से बना सकते हैं। साथ ही पेट्रोमैक्स लैंप भी लगा सकते हैं। तो अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट है तो 50 किलो गोबर और 50 किलो पानी इस इनलेट के माध्यम से संयंत्र में डाला जाता है। संयंत्र का जो डाइजेस्टर है, इस ड्रम के नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर ये गोबर 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के बाद पूरी तरह सड़ने के बाद ये आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो भी गैस बनती है, ये जो ड्रम है, लोहे का ड्रम है, इसमें इकट्ठी होती है। गैस के प्रेशर से ये ड्रम ऊपर उठता है और जब हम गैस काम में लेते हैं तो ये जो वाल्व है इसको हम खोल देते हैं, तब ये गैस बाहर निकलेगी और ड्रम नीचे की ओर बैठेगा और ये गैस हम बर्नर पर ले जाकर जला सकते हैं। और आउटलेट से जो खाद निकल रहा है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाद होता है। किसान भाई, एक बात बताऊं कि गोबर से जो खाद बनाते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जो कहलाता है, उसके मुकाबले बायोगैस संयंत्र से निकलने वाला खाद लगभग 3 गुना अच्छा होता है। ये पूर्णतया सड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के घास के बीज वगैरह नहीं होते हैं। अगर इसको खेत में काम लेंगे तो खरपतवार भी कम होगी। इसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा होगी। ये कह सकते हैं कि इसमें हमें आम के आम और गुटली के दाम मिलते हैं। गोबर डालने से हमें अच्छी गैस भी मिलती है, साथ के साथ अच्छी क्वालिटी का खाद भी मिलता है। सामान्यतः जब हम बात करें कि एक परिवार के लिए हमें किस क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाना चाहिए, 5 से 6 अगर परिवार में सदस्य हैं तो 2 घन मीटर क्षमता का हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं। उसके लिए हमें 50 किलो गोबर प्रतिदिन आवश्यकता होती है और 50 किलो गोबर के लिए अगर हमारे पास 5 से 6 जानवर हैं तो हमें 50 किलो गोबर उनसे उपलब्ध हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र लगवाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। कोई भी क्षमता हो, बायोगैस संयंत्र पर अनुदान सेम एक ही है, यानी 8,000 रुपये प्रति बायोगैस संयंत्र पर सरकार अनुदान दे रही है। बायोगैस संयंत्र की लागत जो सबसे छोटा 2 क्यूबिक मीटर बायो कैपेसिटी का अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाते हैं, उसकी लागत 15 से 18,000 बीच में आती है, जिसमें से 8,000 रुपये सरकार दे देती है। लेकिन जो इसका पैसे मूल्य जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की बात करें या जो हमने खर्चा इस पे किया है, 1 घन मीटर क्षमता के बायोगैस प्लांट से हमें 3.5 किलो लकड़ी की प्रतिदिन बचत होती है। यानी अगर 2 घन मीटर क्षमता का हमने बायोगैस संयंत्र लगाया है तो लगभग 7 किलो लकड़ी बचेगी, यानी 35 रुपये की बचत हम दिन भर में कर पाते हैं। और इस संयंत्र की लागत जो है 150-2 साल के अंदर ही निकल आती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि जिन भी किसान भाई के यहाँ 4 से ज़्यादा पशु हैं, उन्हें निश्चित रूप से बायोगैस संयंत्र लगाना चाहिए। क्योंकि एक तो हमारी ईंधन की बचत तो हो ही रही है, जैसा मैंने बताया कि लकड़ी की बचत हम रोज करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो लकड़ी हम जलाते हैं उससे धुएं से हमारी आंखें खराब होती है। जो भी इसका काम लेता है उसको फेफड़े खराब होते हैं और रसोई खाली हो जाती है। इन सब चीज़ों में जलाने में असुविधा भी रहती है, क्योंकि जब बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गैस से अगर हम चूल्हा जलाएंगे तो किसी तरीके का कोई धुआं नहीं आता है, जिससे हम हमारी आंखों की, फेफड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। कृषि से संबंधित किए जाने वाले माहवार कृषि कार्य। यहाँ से होती है शुरू झारखंड की सीमा और यहाँ होती है खत्म। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलती है इकोनॉमी, कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच है
कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। झारखंड की हर खबर जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जाड़े के मौसम में फलों की बागवानी, सब्जियों एवं पशुओं की विशेष देखरेख करने की जरूरत होती है, तभी आपको आने वाले समय में खेती बाड़ी से अच्छा लाभ होगा। अतः ऐसे किसान भाई जो खेती के बहुक्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस माह में कौन कौन से प्रबंधन करने हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ के त्रिपाठी। किसान भाइयों, जनवरी का महीना सब्जी उत्पादकों, फल बागवानी करने वाले किसानों एवं पशुपालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों की खेती के बारे में। आलू, टमाटर तथा मिर्च में पछेती, झुलसा एवं माहू से बचाव हेतु किसान भाई मैंकोजेब 0.2% के घोल का छिड़काव करें। बीजों उत्पादन हेतु आलू के तने की कटाई कर दें। मटर में फूल आते समय हल्की सिंचाई करें। आवश्यकता अनुसार दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करनी चाहिए। मटर में बुकनी रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक की 2 से 2.5 किलोग्राम मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियों की फसल में निराई, गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें एवं पहले से रोपे गए टमाटर में सिंचाई, निराई, गुड़ाई व स्टेकिंग, जिसे सहारा देना कहते हैं, का कार्य शुरू कर दें। जो किसान भाई लहसुन की फसल ले रहे हैं, लहसुन की फसल में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई, गुड़ाई करें। माह के दूसरे सप्ताह में प्याज की रोपाई कर दें। जायद में मिर्च तथा भिंडी की फसल के लिए खेत की तैयारी अभी से आरंभ कर दें। हमारे फल उत्पादक बागों की निराई, गुड़ाई एवं सफाई का कार्य करें। आम के नवरोपित एवं अमरूद, पपीता एवं लीची के बागों की सिंचाई करें। आम में भुनगा कीट से बचाव हेतु मोनोक्रोटोफास 0.04% का छिड़काव करें। आंवला के बाग में गुड़ाई करें एवं थाले बनाएं। 10 वर्ष या इससे ऊपर के पौधे में यह मात्रा बढ़कर 100 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फेट व 750 ग्राम पोटास प्रति पौधे की दर से डालना चाहिए। उक्त मात्रा से पूरा फास्फोरस, आधी नाइट्रोजन व आधी पोटास की मात्रा का प्रयोग जनवरी माह में करें। जो किसान भाई पॉपुलर लगाना चाहते हैं, वो पॉपुलर की रोपाई 5 × 4 मीटर की दूरी पर करें। जो किसान भाई गुलाब की खेती कर रहे हैं, गुलाब में समय समय पर सिंचाई एवं निराई, गुड़ाई करें तथा आवश्यकता अनुसार बडिंग व इसे जमीन में लगाने का कार्य करें। मेंथा के शकर्स की रोपाई कर दें। 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 से 5 कुंटल शकर्स की आवश्यकता होती है। HY 77, कोशी व गोमती मेंथा की उपयुक्त प्रजातियां हैं। ध्यान रखें, मेंथा की रोपाई 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी लाइनों में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में करें। आइए बात करते हैं पशुपालन की। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उन्हें टाट, बोरे से ढकें। पशुशाला में जलती आग न छोड़ें। पशुशाला में बिछाली को सूखा रखें। पशुओं को भोजन में दाने की मात्रा बढ़ा दें। गन्ने के अगोले के साथ बरसीन का चारा मिलाकर पशुओं को खिलाएं। पशुओं में लीवर फ्लूक के नियंत्रण हेतु कृमिनाशक दवा जरूर पिलवाएं। खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीका अवश्य लगवाएं। पशुओं के बच्चों को जू से बचने के लिए दवा लगाएं। हमारे मुर्गी पालक अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर फीड दें। सीप का चूरा दें। ब्रायलर के लिए 1 दिन के चूजे पालें। चूजों में पर्याप्त रोशनी व गर्मी बनाए रखें। किसान भाई, हमारी इन बातों को अमल में लाकर अपनी बाग से, अपनी सब्जी की फसलों से और पशुपालन व्यवसाय से एवं मुर्गी व्यवसाय से अधिक उत्पादन ले सकते हैं।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम के पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गर्मा धान में 10 दिन पहले गिराए गए धान के बिचड़े में यूरिया का बुरकाव 2 किलोग्राम प्रति 10 डेसिमल बीज स्थली की दर से करें, ताकि 10 दिनों बाद बिचड़ा रोपनी लायक हो जाए। समय से बोई गई मसूर, चना, मटर की फसलों में फली आना शुरू हो गया है। अगर इनमें फली छेदक कीड़ों का आक्रमण हो रहा है तो कीटनाशी दवा मोनोक्रोटोफास का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करें। अगर हरा चना या मटर तोड़कर बाजार में बेचना है तो फसल में जैविक कीटनाशी दवा डेल्फिन का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से करें। तोरिया की फसल तैयार हो रही है। फसल की फली जब सुनहरे पीले रंग की हो जाए तभी फसल को काटें। उसकी तैयारी करने के पहले 2 से 3 दिनों तक धूप में सुखा लें। आगाज से मध्यम किस्मों की आलू की फसल 80 से 120 दिनों में तैयार होती है। अतः किसान भाई अपनी फसल की परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए खुदाई से 7 से 10 दिन पहले ऊपर का पत्ता काटकर हटा दें, ताकि आलू सख्त एवं उसका छिलका भी भली भांति परिपक्व हो जाए। ऐसे आलू को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आलू की फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सीमित सुविधा उपलब्ध है वे इस समय बसंतकालीन मूंग की खेती करें। अगर सिंचाई की असीमित सुविधा उपलब्ध है तो ग्रीष्मकालीन सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च एवं लत्तर वाली सब्जियां जैसे नेनुआ, झींगी, कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि की खेती करें। गर्मी की सब्जियों को लगाने का समय आ गया है, अतः किसान भाई जल्द से जल्द खेत की जुताई कर उसमें नेनुआ, झींगी, कद्दू, खीरा, कदीमा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज एवं अन्य लत्तर वाली सब्जियों को थाले में लगाएं। कम लतरने वाली सब्जियां जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि को 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर तथा ज्यादा लतरने वाली सब्जियां जैसे नेनुआ, झींगी, खरबूजा, कद्दू, कदौमा इत्यादि को 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर लगाएं। प्रत्येक थाले में 4 से 5 बीज डालकर हल्की सिंचाई कर दें तथा थाले को पुआल से ढक दें ताकि नमी बनी रहे। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बसंतकालीन ईख, शकरकंद, गर्मा सब्जी की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को पॉलीथीन के थैलों में उगाएं। पॉलीथीन के थैलों को पॉली घरों में रखें। चना, मटर और टमाटर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट अधिक हैं तो बीटी नियमन का छिड़काव करें। आसमान में हल्के बादल छाए रहने से सरसों की फसल में लाही कीड़े का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए डाइमिथोएट 30 ईसी दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। समय से बोई गई गेहूं की फसल जो 90 से 100 दिनों की हो गई है उसमें सिंचाई कर बची हुई नाइट्रोजन का उपरिवेशन करें। मटर की फसल में चूड़िल फफूंदी रोग जिसमें पत्तियां, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ते हैं, इस रोग से बचाव के लिए फसल में कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर की फसल जिसमें 50% फूल आ गया है उसमें फली छेदक कीट से बचाव के लिए प्रोफेनोफास 50 सीसी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। प्याज की पौध को जो 50 से 55 दिनों की हो गई है तैयार क्यारी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए रोपाई करें। पौध की रोपाई अधिक गहराई में ना करें। आम के बगीचों में मंजर आने के पहले कार्बारिल दवा 2 ग्राम घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम राजपुर, जिला सीवान के कृषक अमित कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से गुलाब की फसल में समसामयिक प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अमित जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अब आप देख रहे हैं कि तापमान अभी तक बहुत नीचा चल रहा था, काफ़ी ठंडा मौसम था, तो इसके
अच्छा मैनेजमेंट हो। पहली चीज़ है कि आपको हल्की समय अनुसार इसमें सिंचाई करते रहना होगा। दूसरी चीज़, जो फूल खिल गया हो और अगर उसकी टहनी मुरझाने लगे तो उसको आप सेकेटियर से काट करके अलग कर देना चाहिए, क्योंकि आप इसको व्यावसायिक फसल के रूप में लेते हैं तो बार बार फूल आना चाहिए, इसलिए वो कट करना बहुत ज़रूरी है। और यदि रोगग्रसित टहनियों की कटाई छटाई करते हैं तो कटाई करने के उपरांत कटे भाग पर मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि जहां आप कट करते हैं उसी के आसपास फिर नई शाखाएं निकलती हैं, जिन पर पुनः जो है फूल या कलियां बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसान भाइयों, गुलाब की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो आवश्यकता अनुसार जाड़ों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करें तथा गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। गुलाब की फसल में जहां तक रोगों की बात है तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रभाव फसल पर देखा जाता है। मौसम में अचानक बदलाव, अधिक गर्मी तथा कम नमी से यह रोग लगता है। फफूंदी जनित इस रोग से पत्तियों, तनों और कलियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। रोग के प्रकोप से फूल छोटे व कम संख्या में बनते हैं। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या डाइनोकैप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या ट्राइडोमर्फ 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करने से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कीटों के अंतर्गत गुलाब की फसल में जनवरी व फरवरी माह में माहो कीट का प्रकोप अधिक दिखाई देता है। ये रंग में काला हरापन लिए नन्हे कीट होते हैं। इसके शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पौधों के मुलायम प्ररोह, कली और पुष्पों पर एकत्र होकर कोशिकाओं से रस चूसते हैं। फलस्वरूप कोमल कलियां गिरने लगती हैं और फूल अपना सौंदर्य खो देते हैं। इस पर नियंत्रण पाने के लिए डाइमेथोएट की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में अथवा मोनोक्रोटोफास की 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 3 बार छिड़काव करने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि जाड़े के मौसम को देखते हुए जो बीमारी ब्लाइट्स वगैरह की संभावना बनती है, तो इसमें आप इंडोफिलियम 45 का 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव निश्चित रूप से कर देना चाहिए। उससे बीमारी आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ग्राम पिस्कानगड़ी, जिला रांची के कृषक अभिनव, आप अन्नदाता निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से बटेर के उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। हम बात करें बटेर के नस्ल की तो हमारे यहाँ फराओ, इंग्लिश सफेद, ब्रिटिश रेंज, कैरी उज्जवल, कैरी पर्ल, कैरी स्वेटर, कैरी ब्राउन, ये सब उन्नत नस्लें उत्पादन की दृष्टि से काफी उपयुक्त हैं। इनमें से किसी का चुनाव किसान भाई अपने व्यवसाय के लिए कर सकते हैं। और हम बात करते हैं अब आवास की। बटेर चूंकि आकार में छोटे होते हैं इसलिए इनको ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसान भाई चाहे तो अपने घर के पीछे आंगन में छोटा सा कुछ फूस का छोटा सा मकान बना के, झोपड़ी नुमा घर बना के बटेर को उसमें पाल सकते हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042544085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।